गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आगे इस सेट में बढ़ने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और जहाँ जहाँ भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वहाँ आप लोग वो ग्रैब कर पा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि आप अटेंटिव होकर वीडियो को देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारा हाफ सेंचुरी वाला सेट है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हम लोग इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाद में, वाद का मतलब यहाँ पर क्या होगा, केस होगा, किस केस में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग होगा, यानी कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक भाग है। ये किस केस में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? भेरूबाड़ी संघवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद और मिनार्वा बिल्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केशवानंद भारती केस में बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, एक भाग है। और ये था कब? ये था 1973 का केस, ठीक है, 1973 का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग को लेकर, राज्यों के पुनर्गठन आयोग को लेकर हमारे पास क्या है, 3 समितियां बनी थी। सबसे पहले 1947 के आसपास, 48 के आसपास जो संविधान सभा था उसमें एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था एस.के. धर कमेटी, ठीक है। क्या कमेटी बना था? एस.के. धर कमेटी। फिर इस एस.के. धर कमेटी ने भाषाई आधार पे जो है राज्य का निर्माण से मना कर दिया, बोला कि नहीं, सिर्फ लैंग्वेज बेस पे नहीं होगा। तो फिर कुछ दिन बाद थोड़ा और टेंशन बढ़ा तो JVP कमेटी बना, JVP कमेटी बना। तो JVP में जे क्या थे? जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारमैया था, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के बेस पे जो है हमारा संविधान नहीं बनेगा। तब फिर उस सिचुएशन में जो आंध्र प्रदेश के श्री श्याम पल्लू पट्टू जो थे, उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल में, अनशन में, है ना। उसके बाद जो है दबाव में जो है 1952 के आसपास जो है सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना लैंग्वेज बेस्ड पे। और 1953 में फिर, क्योंकि सारे राज्यों से डिमांड आने लगा कि नहीं, लैंग्वेज बेस पे मुझे भी बनाया जाए, मुझे भी बनाया जाए, तो 1953 में फिर जो है जस्टिस फजल अली आयोग बना, जिसने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और 7वां संविधान संशोधन इसी पे बेस पे हुआ था। तो आई होप सो ये सारी कहानी को आप दोबारा रिवाइज करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो एस.के. धर आयोग लैंग्वेज बेस्ड था, JVP भी था और फजल अली भी था। ये राजमन्नार आयोग नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। राजमन्नार आयोग या राजमन्नार समिति जो है ये बना था केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के लिए, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच में संबंध से रिलेटेड है आपका क्या? राजमन्नार आयोग। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों को निर्धारण किया गया है? तो अल्पसंख्यकों का निर्धारण किस आधार पे होगा? एक तो लैंग्वेज के आधार पे होगा, एक कास्ट के आधार पे या धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ठीक है। ये दोनों आधार पे क्या होगा आपका, अल्पसंख्यक निर्धारित होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। और अल्पसंख्यकों के बारे में कहाँ है आर्टिकल में? आर्टिकल 29 में है, जिसके तहत जो है भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है? देखिए, जब हटाने की बात होगी तो फिर वो क्या होगा, वो होगा आपका आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑलवेज मैं एज बोलता हूँ क्योंकि 42वां जो था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, वो 1976 में था। और जस्ट इसके 2 साल बाद जनता दल आई, काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन को हटाई है, कुछ कुछ नया लागू की है। तो उसमें से एक ये था कि जो आपका फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटाकर आर्टिकल कहाँ ले जाया गया? आर्टिकल 300A में ले जाकर रख दिया गया। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रह सकता है किसी राज्य में। क्लियर? अच्छा, ये है कहाँ? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था लगी है वो है आर्टिकल 356 में, ठीक है। जब राज्य, किसी सर्टेन राज्य में जो है जो विधि व्यवस्था है वो सही से नहीं चल पाता है तो गवर्नर राष्ट्रपति को लिखते हैं और वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख, किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन क्या है? 141, 142, 145 और 143।
आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश ले सकता है, ठीक है, सुझाव ले सकता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन कर सकता है? पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करेगा? ऑब्वियसली है, पंचायत राज्य में है तो राज्य पंचायत आयोग। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, राज्य पंचायत आयोग किसी भी राज्य में पंचायत के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं यानी कि या तो संवर्ती सूची में होगा या तो राज्य सूची में होगा। और दूसरी बात, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची है कहाँ? तो याद रखिएगा, संविधान का जो शेड्यूल है आपका, जो इसको हम अनुसूची कहते हैं, शेड्यूल 7 में है आपका तीनों सूची के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं, भारत की रक्षा, पुलिस, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और जनगणना। तो आपको पता है पुलिस जो है किसी भी राज्य का होता है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। तो ये संघ सूची का विषय नहीं होगा, ये क्या होगा? राज्य सूची का विषय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या है? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट चुना गया था? तो आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बैटल ऑफ प्लासी कब? 1757, 1797। अब बैटल ऑफ बक्सर क्या? 1764। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही बंगाल की दीवानी, यानी बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो किसके पास चला गया था? ब्रिटिशर्स के पास चला था गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो उसमें बंगाल का नवाब, ठीक है, जिसको बनाया गया है, उसके दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट किसको नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, उस समय जो है मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया, और साथ ही साथ ल्यूक स्क्रैप्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ल्यूक स्क्रैप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? तो पेशवा प्रथा के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन क्या क्या है आपका? बाजीराव द्वितीय, माधव राव, नाना फडणवीस और बालाजी बाजीराव। तो किसके शासनकाल में जो है पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, और आंसर नंबर 1 है बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इनके शासनकाल में, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था, उसके बाद जो है पेशवा प्रथा क्या की गई? समाप्त कर दी गई। ठीक है, बाजीराव द्वितीय आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? मतलब गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। ये आपका अधिनियम कौन सा? ऑप्शन 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 81 का, 93 का और 86 का। आंसर क्या होगा? 1786 में एक छोटा सा अधिवेशन, ये अधिनियम आया था, उसमें ही जो है गवर्नर जनरल को ये पावर मिला था। वो मुख्य सेनापति भी है और गवर्नर जनरल भी है। मुख्य सेनापति होने का मतलब है कि जो भी उसके जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो भी डिस्कशन होगा, अगर मेजोरिटी में भी कोई चीज़ है और अगर गवर्नर को पसंद नहीं है तो मेजोरिटी को हटाकर सीधा सीधा अपना बात रख सकता है, मनवा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सही से मिलाना है। एक तो संस्था है, दूसरा स्थापना है, संस्थापक है। तो जो इसमें जो है सबसे आसान तो हमको लग रहा है ये ऑप्शन नंबर डी जो है, सत्यशोधक समाज जो है, ये किसका है? ये ज्योतिबा फुले का है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। डी का 3, तो देखिए कई सारे में डी का 3 नज़र आ रहा है। फिर जब बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर ने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, ये जो सी नंबर है ये है आपका भीमराव अम्बेडकर, यानी कि सी का जो है फर्स्ट कहाँ नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ डी में नज़र आ रहा है, तो ये आंसर सही होगा। बहुत क्लोज क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट का सेकंड, यानी कि यहाँ पर ए होगा आपका। क्या है? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी किसने बनाया? VR सिद्धे ने बनाया। ठीक है, उसके बाद सेकंड का 4 ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये किसने बनाया? ज्योतिबा फुले ने बनाया। फिर मैंने बताया द लगा हुआ है आगे अम्बेडकर वाले में, तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन किसने बनाया है? भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, तो सी यहाँ होगा। और सत्यशोधक जो आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन है वो महात्मा गांधी ने, यहाँ बी का 4 नज़र आ रहा था, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर सत्यशोधक समाज किनका है? ज्योतिबा फुले का है, तो ये आपका डी हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ये आया था लॉर्ड कर्जन के काल में। आपने बंगाल विभाजन सुना होगा, है ना, बंगाल विभाजन सुना होगा, उसी के समय में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था। उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क्या क्या है, विलियम विल्सन हंटर, सर टॉमस रेले, सर टॉमस मुनरो और चार्ल्स ग्रांट। आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रेले। क्लियर? ये कौन थे? ये थे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में कर्जन के समय में बना था, उसके अध्यक्ष थे। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? आंसर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, बंगाल में, महाराष्ट्र और गुजरात में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में। तो देखिए उस समय जो है संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, जो आज के डेट में आप क्या नॉर्थ इंडिया कंसिडर कर सकते हैं, है ना। ये संयुक्त प्रांत में, यही आपका आंसर होगा कि संयुक्त प्रांत में न टैक्स न लगान न टैक्स अभियान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगाया गया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 से स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? ऑप्शन ए में से कोई नहीं, सार्जेंट ह्यूरसन, कैप्टन निकलसन, जनरल डनबर। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सार्जेंट ह्यूरसन को मंगल पांडे ने गोली मारी थी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की? तो हर्ष ने नहीं की, तो हम लोग देखते हैं हर्ष चरित्र, ये जो लिखा हुआ है ये वान भट्ट का लिखा हुआ है। वान भट्ट का रचना क्या है? हर्ष चरित्र है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो नागनंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, ये हर्ष ने लिखा है। तो हर्ष चरित्र जो है वो वान भट्ट का लिखा हुआ, ध्यान में रखिएगा। कौन सा नहीं आपसे पूछ रहा था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? प्रथम तुर्की मुसलमान के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, अल्पतगिन, सुबुक्तगिन और मोहम्मद गजनबी। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सुबुक्तगिन, ऑप्शन नंबर बी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद जो था, मोहम्मद कासिम थे। प्रथम मुस्लिम बोलेंगे जो अरब से आए थे, लेकिन जब बोलेंगे प्रथम तुर्की मुसलमान तो वो कौन थे? सुबुक्तगिन थे। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। यानी कि सीधा सीधा बोल रहा है कि चचनामा लिखा है किसने? अली अहमद ने। और किस लैंग्वेज में है? अरबी भाषा में। देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज में छुपा हुआ रहता है आपका कई सारा क्वेश्चन। ठीक है, चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है और अली अहमद द्वारा लिखा गया है। अब पूछ रहा है कि इसका टॉपिक क्या है, इसमें क्या चीज़ स्पेशलाइज दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है चचनामा में। क्या है? अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है चचनामा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया किस टाइम में? ऑप्शन में दे रहा है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के पहले, खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन क्या है? 1920 के आसपास का है। खिलाफत मूवमेंट 1919 के है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ से आप ये भी याद रख लीजिए कि मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया है, ये भी आपको याद रखना है। द मदरलैंड किसके द्वारा लिखा गया? मजरूल हक के द्वारा लिखा गया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? यज्ञ श्री सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी, गौतमी पुत्र सतकर्णी और रुद्रदामन प्रथम। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यज्ञ श्री सतकर्णी एक ऐसे शासक थे जिनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ खनन क्षेत्र और खनिज संपदा है। ठीक है, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है आपका कोलार, है ना। कोलार किसके लिए होगा प्रसिद्ध? आपको पता होगा कोलार के बारे में। कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए कोलार की खाने हैं सोना के लिए प्रसिद्ध। तो थर्ड का एक इसमें नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। क्लियर?
अब हम लोग आराम से कर लेते हैं। कालाहांडी किसके लिए? थर्ड बॉक्साइट के लिए है कालाहांडी, 1 नंबर। उसके बाद फिर आपका जावर जो है वो किसके लिए है? जस्ता और सीसा के लिए है, ये रहा 2 नंबर। फिर कोलार किसके लिए है? सोने के लिए है, आपको पता था पहले से, 3 नंबर, ये आपका 3 हो जाएगा। और फिर मोसा बनी जो है वो तांबा के लिए है, ये 4 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा, कोलार की खाने सोना के लिए, मोसा बनी तांबा के लिए, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपका थेल्स है, स्ट्रैबो है, वॉन हम्बोल्ट है और फ्रेडरिक रेटजेल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मानव भूगोल का जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटजेल। क्लियर। मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित सागर में से किसमें तट रेखा नहीं? अधोलिखित मतलब जो आगे लिखा हुआ है, तट रेखा नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, काला सागर, अजोव सागर, कैस्पियन सागर, सारगोसा सागर। आंसर क्या होगा? सारगैसो सागर में जो है तट नहीं है, बेसिकली ये सागर नहीं है। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, यहाँ आपका वेस्ट इंडीज़ का कुछ आइलैंड है। इसके बीच में जो है 2-3 हवाएं अलग अलग वे में चलती हैं और उन हवाओं के बीच में ये एक आपका वाटर लैंड पड़ता है, हवाओं के बीच में, याद रखिएगा। ये जो वाटर एरिया है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसके बाद यहाँ आपका अफ्रीका है, यहाँ आपका यूरोप है। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, जो आपका यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के ऊपर वाला पार्ट है, वो है आपका क्या है? सारगासो सी है। और इसके पास कोई तट रेखा नहीं, क्योंकि ये हवाओं के बीच में घिरा हुआ जो है वो एरिया है। क्लियर। चलें आगे। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? देखिए, जीवाश्म किस में पाया जाएगा आपका? ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, आग्नेय है, कायनेटिक है, अवसादी है और पातालीय है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अवसादी चट्टान है, क्या है? अवसादी चट्टान है, जिसको कि हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, इसी में आपका क्या है? जीवाश्म पाया जाता है। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, आपको पता है भारत में एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा है। और काजीरंगा कहाँ है? आई होप सो आप लोग इसका जवाब लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अच्छा, भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा आपका है ये वाला 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश। उसका बाद कर्क रेखा ऊपर है आपका 23.5 डिग्री, 13.5 डिग्री, और नीचे आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। 2 बार पार करने का मतलब क्या है वो समझिए। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, नाइजर, जायरे, नील और मिसिसिपी। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका जायरे नदी। जायरे नदी को कांगो नदी भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा को पार करने का मतलब यहाँ अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे 3 लाइन गुजरती है, तो मान के चलिए कि ये आपका अफ्रीका है, ऐसे है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अफ्रीका में दो नदी है, जो कि एक आपका भूमध्य रेखा को काटता है, एक आपका मकर रेखा को काटता है, नीचे वाले को। कॉन्गो, एक मैप में आप जाइएगा, जो है अफ्रीका में कॉन्गो देखिएगा देश है, ठीक है। उसमें एक नदी है जायरे, जो कि ऐसे करके कट के गिरती है आपके अटलांटिक में। तो देखिए, एक बार नीचे से ऊपर गए, एक बार ऊपर से नीचे आए। क्लियर। इसी तरह से आपका एक लिम्पोपो नदी है, क्या नाम है? लिम्पोपो एक नदी का नाम है, जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा को जो है वो 2 बार काटती है। वो भी कहाँ है? वो भी ऐसे ही नीचे में निकलती है ऐसे करके और फिर ऐसे गिर जाती है, ठीक है। तो जब तक सी नहीं बनेगा तब तक 2 बार कटेगा नहीं। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे है। और मकर रेखा को काटने वाली जो है वो नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। और दोनों ही कहाँ है? अफ्रीका में है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? ऑप्शन है झेलम, रावी, तिस्ता और व्यास। तो आंसर क्या होगा? झेलम, रावी, तिस्ता, व्यास। आंसर क्या होगा? आंसर आपका है झेलम, ठीक है। ये क्या है? नदी घाटी में बहती है, कश्मीर घाटी में बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत, देखिए आपको अभी मैंने बताया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये ऐसे इस्थमस ऑफ पनामा है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ये आपका जो एरिया है ये आपका क्या है? अटलांटिक ओशियन है। और अमेरिका के बाएं साइड का एरिया या ऑस्ट्रेलिया के दाहिने साइड का एरिया जो है ये आपका क्या है? प्रशांत महासागर है। इन दोनों को यहाँ इस्थमस ऑफ पनामा जोड़ती है। क्या जोड़ती है? इस्थमस ऑफ पनामा जोड़ती है। क्लियर। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कील नदी, पनामा, सुएज और
इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, पनामा जो नदी है वो क्या है, नहर है, वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, रेगुलेट करती है। जब विदेशी उधार के बारे में बात होगा तो वो भारत में सिर्फ एक ही संस्था संभाल सकती है, और वो कौन सी है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1935 में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था। जो सर्विस टैक्स देते थे वो किसकी सिफारिश से लागू हुआ है। ऑप्शन है केलकर समिति, मनमोहन सिंह समिति, राजा जे चलेया समिति और यशवंत सिंह समिति। आंसर क्या होगा, राजा जे चलेया समिति के द्वारा जो है वो भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई है, ठीक है, राजा जे चलेया समिति। नेक्स्ट क्या है आपका, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, विकास के मानवीय पक्ष पे मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के पास पैसा आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, आपके जीवन शैली में भी परिवर्तन हो, शिक्षा में भी हो, स्वास्थ्य में भी हो। इसको जो है सबसे पहले किसने बताया था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएनडीपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसी ने सबसे पहले विकास के मानवीय पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है जिसको कि हम जिससे काम कराते हैं सिर्फ खाने के बेसिस पे, है ना, उसको पैसा नहीं देते हैं। तो ये उन्मूलन कब हुआ था। ऑप्शन है 71, 79, 76 और 81। आंसर में ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। 1976 में जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला है अपर्याप्त समृद्धि दर, ये है, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, ये भी है, बेरोजगारी भी है, बढ़ती निवेश दर, ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा करेंगे गरीबी नहीं आएगी बल्कि और डेवलपमेंट होता चला जाएगा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। देखिए, उत्पादन विधि है, आय विधि और व्यय विधि है, इस तीनों से हम लोग जीडीपी मेजरमेंट करते हैं। ये ह्रासमान लागत विधि से जीडीपी मेजरमेंट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को या तो रट लीजिए या समझ लीजिए, और बहुत आराम से मैं पढ़ाता हूँ, समझने के लिए समझिएगा तो बहुत आसान होगा, क्वेश्चन आप इन फ्यूचर डिकोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये जो आपका नकद आरक्षी अनुपात है इसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR को कम करने पर। अच्छा, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, हर बैंक अपने पास कुछ कैश रिजर्व में रखती है, ये मैंडेटरी है, आरबीआई के द्वारा रखना अनिवार्य है, ताकि अगर आप कभी बैंक करप्ट हों तो वो जो बचा हुआ कैश है उससे आप, जिससे आपने लिया है, जिन्होंने आपके बैंक में जमा किया है, उसको आप पैसा लौटा पाएँ। इसको कम करने का मतलब है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा है देने के लिए, बात समझ रहे हैं। अब उससे होगा क्या, लोन भी ज़्यादा दिया जाएगा लोगों को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बैंक के पास अधिक तरलता उपलब्ध होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लोन वगैरह दे पाएगी बैंक। फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, पैसा जो है आपके पास ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी फ्लो ज़्यादा होगा हमारे मार्केट में। और चौथा है आपका, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिजनेसमैन को डाउट होगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है रिटर्न करने के लिए, तो हो सकता है लोग डर से बैंक में पैसा जमा ना करें। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 35 का सी, 1 2 3 4 चारों का चारों सही है। लेकिन सीधा सीधा आप समझिए कि CRR अगर कम कर दिया जाए तो बैंकों के पास पैसा बचेगा देने के लिए, लेकिन बैंक जो है उस टाइम में रिस्क में रहेगी। क्लियर, रिस्क में रहने का मतलब है कि अगर गलती से बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाएगी तो फिर जिससे लिया है उसको लौटा नहीं पाएगा, इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम होने का चांसेस होगा। नेक्स्ट है, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1860, 1875, 1872 और 1890। आंसर क्या होगा, 1875, ऑप्शन नंबर सी, द बिहार हेराल्ड साप्ताहिक जो समाचार पत्र है उसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है, और किसके द्वारा, गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार का पहला समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन क्या क्या है? 7.28%, 7.48%, 7.84%, 7.24%। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 7.84% बिहार में वन का प्रतिशत मात्रा है, मतलब अमाउंट है, जो भी कह लीजिए। नेक्स्ट है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन 1 फिनलैंड, नॉर्वे, भारत और आयरलैंड। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID नंबर में कुल कितने अंक होंगे? तो याद रखिएगा, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन में टोटल 6 नंबर होंगे, 6 डिजिट का नंबर होगा। और ये होता किसके लिए है? ये बेसिकली सोने की शुद्धता और फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए होता है। क्या? HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। टोटल कितने अंक होंगे? 6 अंक होंगे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है ना? सतत परिवहन दिवस, शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन है आपका 28 मई, 26 नवंबर, 26 अप्रैल और 27 दिसंबर। आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन डे मनाया जाता है। और 26 नवंबर देखते ही हमारे दिमाग में एक और डेटा घूमता है जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया और उसी दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि आपका में सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान क्या है? इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन 32, 38, 35, 42। आंसर क्या होगा? 42 है आपका। फर्स्ट जो रैंक है आपका वो है आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट रैंक पे है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में और भारत का स्थान क्या है? 42nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया था? तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता है ना, देखिए यहाँ पर शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। तो अधिकार मेरे हिसाब से प्रेस में ही होगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस नहीं होगा, विरासत दिवस नहीं होगा, जल दिवस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रेस दिवस मनाया गया है। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 3 मई को। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? CBI, RPSF, BRO, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है CBI द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? CBI द्वारा चलाया गया। किस लिए चलाया गया है? बाल यौन शोषण के विरुद्ध चलाया गया। नेक्स्ट क्या है? बजट 2023-24 में के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने का जो है योजना बनाया गया है? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। एजुकेशन पे कितना बजट मिला है या स्वास्थ्य पे कितना मिला है? तो याद रखिएगा, जो आपका एजुकेशन है उस पे मिला है 1,12,899 करोड़। ठीक है, लगभग इसको 1.13 करोड़ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 1,13,000 करोड़, लेकिन 1,12,000 आपको एग्जैक्ट डेटा दिया है तो आप वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका सूची के तहत ऑप्शन देख लेते हैं। सलमान खान, राजकुमार राव, शाहरुख खान और पंकज त्रिपाठी। तो टाइम पत्रिका के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग शाहरुख खान को शामिल किया गया है टाइम्स मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में तारिक फ़तेह का निधन हो गया था। नाम याद रखिएगा, तारिक फ़तेह। उनका संबंध किस खेल से है? तो तारिक फ़तेह क्या थे? लेखक, पत्रकार, निर्देशक, राजनेता। आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका तारिक फ़तेह लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाया जाने की योजना बनाई जा रही है? आपको पता होगा ये काफ़ी रिसेंट में 4 महीने पहले लगभग काफ़ी न्यूज़ में था ये, है ना। कूनो से लाया गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कितने चीते लाने की योजना बनी है? ऑप्शन है 8, 12, 10 और 16। आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, 12 चीतों को लाने की योजना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था?
याद रखिएगा, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, गोवा, मुंबई और पटना। आंसर क्या होगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? विजय चौहान, नारायण विष्णु, के गोपाल कृष्णन और मुकेश छाबड़ा। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका के गोपाल कृष्णन के द्वारा जो है कथकली डांस थिएटर पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, के गोपाल कृष्णन द्वारा। नेक्स्ट है, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मंगलयान आपको पता है 1 हुआ है, मंगलयान 2 के बारे में पूछ रहा है कि कब जो है छोड़ने का है टारगेट है। ऑप्शन में 24, 26, 25 और 30। तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2024 तक मंगलयान 2 छोड़ने का टारगेट रखा गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? तो आई होप सो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी को आना चाहिए। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? ऑप्शन क्या है? एम्पियर, मोल, कैंडेला और रेडियन। आंसर क्या होगा? आंसर है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो देखिए, जब हम बात ब्लड क्लॉटिंग की करते हैं, रक्त जमाव की करते हैं, तो हम लोग को विटामिन के पता है। ठीक है, अब विटामिन के साथ और क्या क्या चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं, कैल्शियम फाइब्रिनोजन है, प्रोटीन है। फिर विटामिन के साथ आयरन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। फिर कैल्शियम फाइब्रिन है और कैल्शियम आयरन है। आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के साथ हम लोग को कैल्शियम चाहिए और फाइब्रिनोजन प्रोटीन चाहिए। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा रोग है जिसमें कि कॉपर जो है वो टिश्यू में जाकर जमा हो जाता है। ऑप्शन क्या है? विल्सन रोग, केनावन रोग, फेब्री रोग और गुंथर रोग। आंसर क्या होगा? आंसर है इसका विल्सन रोग। विल्सन रोग तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है जो लीवर, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबा धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? मतलब एक ऐसा तरंग जो कि क्या होता है, हीट उसमें ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन क्या है? यूवी रे है, एक्स रे है, इंफ्रारेड है और सूक्ष्म तरंग है। आप इन सब को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंफ्रारेड एक ऐसा किरण है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा तरंग भी कहेंगे। किसको? इंफ्रारेड किरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए कि नींबू में जो होता है वो लिटिल लीफ रोग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी कमी से होगा? तो होगा कॉपर की कमी से, यानी कि तांबे की कमी से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी है? पीरियोडिक है, ठीक है, नॉन पीरियोडिक है, रैखिक है या दोलन वाला है? दोलन नहीं है, रैखिक भी नहीं है, गैर पीरियोडिक भी नहीं है। आंसर क्या है? पीरियोडिक है, मतलब आवधिक है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस से रोटेशन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाता है क्या कहलाता है? मतलब टकराने के बाद लाइट वापस लौट जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। परावर्तन का इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मतलब सीधा सीधा क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना है। कौन सा आपका जो है, जो आप लिक्विड कह लीजिए या रस कह लीजिए, वो सेक्रेट होता है। और आंसर क्या है आपका? अग्नाशयी रस, लार, पित्त रस, अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बलगम। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका बाइल जूस, जिसको कहते हैं पित्त रस और अग्नाशयी रस। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ये है क्या? आहार नाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा, यानी कि रस जो है वो फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है आपका बाइल जूस और अग्नाशयी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो देखिए आपका ये आपका अर्थ है। अर्थ के ऊपर सरफेस से जब अंदर की ओर चले जाएंगे तो अंदर जो कोर है वहाँ पे क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में ऑप्शन नंबर एक ही नज़र आ रहा है। फिर भूमध्य रेखा पर है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे भी है, समुद्र के तल पे भी है। पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है?
सिनॉप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? देखिए मैंने आपको एक बार सेल डिवीज़न के अलग अलग जो फेजेस है उसका एक फ़ोटो दिखाया था। आपसे यही पूछ रहा है कि सिनॉप्सिस जो होता है वो किस अवस्था में होता है। ऑप्शन क्या क्या है आपका? लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है और डिप्लोटीन है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जाइगोटीन जो होता है वो सिनॉप्सिस अर्धसूत्री विभाजन का एक फेज है। क्या है? जाइगोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है। ऑप्शन क्या क्या है? एलेक जेफरीस, जेम्स वाटसन, नीरेंगबर्ग और हरविंद खुराना। तो आंसर क्या होगा? एलेक जेफरीस जो है वो क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? पर्ल एस किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है Na2CO3, NaHCO3, K2CO3 और CaCO3। आंसर क्या होगा? पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? पर्ल एस कहते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 1 लीटर पानी में 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है, डेंसिटी जिसको कहते हैं हम लोग, वो जो होता है डेंसिटी जो होता है वो मैक्स होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो याद रखिएगा जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा वो कम होगा, सबसे कम होगा। ये आप समझ लीजिए बात। डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा आयतन उतना ही कम होगा। मतलब ऐसे समझिए कि जो चीज़ जितना ज़्यादा डेंस है वो कम जगह लेगा, तो कम जगह लेगा तो आयतन क्या होगा? कम होगा। अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस से आप चाहे पॉजिटिव में बढ़िए या नेगेटिव में बढ़िए, दोनों ही स्थिति में जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। और डेंसिटी कम होने का मतलब याद रखिएगा वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 डिग्री से लीटर पानी को 4 से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो याद रखिएगा आयतन घटेगा, सॉरी आयतन बढ़ेगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपका जो डेंसिटी होता है वो घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इंटू 10H2O। तो आपको यही पूछ रहा है कि इसमें जो है जल का अणु कितना है, तो जल का अणु 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको समझ में आ जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो कपूर और अमोनियम क्लोराइड, कपूर तो देखिए आपका क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये दोनों अकार्बनिक यौगिक है, गलत है। ये दोनों कार्बनिक यौगिक है, ये भी गलत है। दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। दोनों का सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि बिना मेल्ट, मतलब बिना पानी में कन्वर्ट हुए क्या, हवा में उड़ जाना। क्लियर? वाष्पीकृत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो मोम में किसको रखेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं आप लोग क्या क्या है। ऑप्शन है सोडियम, फास्फोरस, लिथियम और मैग्नीशियम। तो जनरली जो है आपका लिथियम को जो है वो मोम में रखा जाता है ताकि इसको हवा की नमी से बचाया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम किस में होता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन जो होता है वो सबसे कम मस्तिष्क में होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं पीछे दिमाग में नहीं मारने से आदमी पागल हो जाता है। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का क्या है? पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम है। और जब बात करें कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से लीवर का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। तो पौधे में जो है ऑक्सिन का यूज़ क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन और बढ़ाव में, जड़ वृद्धि में और फलों का पकना में। तो ऑक्सिन का यूज़ बेसिकली होता है कोशिका विभाजन और उसके बढ़ाव में। क्लियर? यानी सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग विकास होकर फल बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं आप क्या क्या है। वर्तिकाग्र है, परागकोश है, बीजांड है और अंडाशय है। आंसर क्या होगा? ओवरी। पुरुष का जो ओवरी होता है वही क्या होता है? विकसित होकर फल बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में टोटल 4 अंग होंगे। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला है CaOCl2। क्लियर?
और अब देख लेते हैं ब्लीचिंग वाटर बनता कैसे है। तो याद रखिएगा, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, ये चाहिए हम लोगों को। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, ये चाहिए हम लोगों को क्या, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए। क्लियर। तो सूखा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। CaOH2 प्लस Cl2 करेंगे तो CaOCl2 मिलेगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। अब जब आयनिक बंधन बनेगा तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या जाएगा, तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बी सी दोनों। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। देखिए कार्बन के बेसिकली 3 अपरूप हैं, फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है। सॉरी ये फ्लोरीन लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फुलेरिन बोलते हैं, बकमिस्टर फुलेरिन बोलते हैं, तो ये है और ये भी है। कौन अप्रूव नहीं है, तो फ्लोरीन अप्रूव नहीं है। जब बात करेंगे बकमिस्टर फुलेरिन का तो याद रखिएगा इसमें जो होता है कार्बन 60 होता है, C60 होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समानांतर है मतलब एक तो आपका ये है ऐसे, और फिर एक तार ऐसे गया और ऐसे जुड़ा हुआ है। तो समानांतर में क्या होता है, 1/r होता है। 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। और इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिरोध जो टोटल नेट प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा है, व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से अधिक, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के बराबर, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कभी अधिक तो कभी कम। तो आंसर क्या होगा, आंसर 74 होगा। हमेशा जो है समानांतर में जो आपका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है हमारा, कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कार्य जो है W = Fs होता है। देखिए W = Fs होता है। F यानी बल, S यानी विस्थापन, यानी कि आपको 75 का A नंबर आंसर दिख रहा होगा। चलते हैं हम लोग अब 2-4 मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको नज़र आ रहा है 0.09, तो 0.09 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.06 लिख सकते हैं। तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.15 और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में 0.15। ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या है, सही आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 आपको दिख रहा होगा और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए और मुझे सेंड कीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ऑल ऑफ यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।